आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 19 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके पहले के जितने पेपर हुए हैं, जितने शिफ्टों में हुए हैं, उन सभी के सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो वो सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसका आंसर 150 होगा। इस तरह के क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि कभी भी कहे कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो जो n होगा वही क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। और कभी भी कहे कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो बस इसमें आप एक जोड़ दीजिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाता है। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करें, तो हमेशा आप छोटी वैल्यू पर चेक करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ कि प्रथम 4 150 सम है, तो मैं 4 पे मान के चलता हूँ कि प्रथम 4 विषम प्राकृतिक संख्या है, तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं औसत निकालता हूँ तो चूंकि सब में जो गैप है वो समान है, तो पहली वाली संख्या और अंतिम संख्या इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 1 में 7 जोड़ूंगा और इसका आधा करूंगा तो औसत क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। और ये औसत किसके बराबर हो जा रहा है, तो प्रथम 4 विषम प्राकृतिक संख्याओं का ये औसत है। तो जो प्रथम 4 n की वैल्यू जो आ रही है वहीं औसत भी आ रहा है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का कह रहा है तो 185 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या के 2/5वें भाग के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना होगा। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से लिख दीजिए। तो पहली संख्या को अगर x मानता हूँ तो इसका 18% यानी कि 18/100 हो जाएगा। ये बराबर किसके है, तो दूसरी संख्या को अगर y मानता हूँ तो इसके 2/5वें भाग के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा तो 2 से कट करूँगा तो 9 बार चला जाएगा, 5 से कट करूँगा तो 20/500 हो जाएगा। तो यहाँ से x और y का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, तो 20/9 हो जाएगा। और 20/9 यानी कि 20:9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 3,342 है और ब्याज की दर 20% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो धनराशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन बताया हूँ कि हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को आप रेट से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/5 होती है। तो जो भी नीचे वैल्यू आए, अगर 2 साल की बात करें तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 साल की बात करें तो इसका क्यूब कर दीजिए। तो चूंकि यहाँ पे 2 वर्ष की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। यानी कि मान लीजिए कि जो धनराशि है वो क्या है, आपकी 25 है। तो पहले साल का इस पे 20% अगर ब्याज लगेगा तो 5 रुपये हो जाएगा, दूसरे वर्ष भी 5 रुपया हो जाएगा। पहले वर्ष जो 5 रुपये का ब्याज मिला है वो दूसरे वर्ष मूलधन का काम करेगा, इसका 20% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा और ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर दूसरे साल के ब्याज को जोड़ देता हूँ तो 6 हो जाएगा। और इसी 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया क्या है कि दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज, यानी इसी 6 की वैल्यू दिया कितना है, तो 3,342 दिया है। आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, तो धनराशि यानी 25 का मान पर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालूं तो ये 6 से अगर भाग करूँ तो 6×5 30 हो जाएगा, 3 34 हो जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा, 4 42 हो जाएगा, 6×7 42 हो जाएगा। यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 557 हो जाएगी। आपसे 25 की वैल्यू पूछ रहा है तो 557 में क्या करूँगा, मैं 25 का गुणा कर दूंगा। तो 25 का गुणा करूँगा तो 25×7 175 यानी कि 5 आएगा। 17 इसका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 25×5 125, 125 10 135 और 7 कितना हो जाएगा, तो 142 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, 14 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। और अगर लास्ट में देखें तो लास्ट में 2 5 अगर देखा जाए ऑप्शन में, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो आगे वाली वैल्यू मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसी पे टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। हमेशा मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उस तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊं जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में कम से कम समय में कर सकते हैं। और जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं वो सारे आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो 6 गुना के कितना हो जाएगा, 12, यानी कि ये 2 हो जाएगा। 3 में 4 का गुणा करूँगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 - 12
और ये 16 है, तो 16 में से 12 घटाऊंगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशांत और निशा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। प्रशांत 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। तो लिख देता हूँ कि प्रशांत जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रहा है, तो कार चला रहा है। और जो निशा है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कार चला रही है। यदि प्रशांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं, यानी अगर इसको पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं, तो निशा को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सा, चूंकि दूरी क्या है दोनों के बीच में फिक्स है, तो जो भी स्पीड का रेशियो हो जाएगा उसी का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके समय का रेशियो हो जाएगा। तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, तो अगर स्पीड का रेशियो 72/64 है तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा यानी कि 64/72 हो जाएगा। और इसी 64 की वैल्यू दिया है 16, यानी कि कितने गुना है, तो इससे 16 का 4 गुना है, तो किसी संख्या का अगर 4 गुना करेंगे तो 72 होगा, तो 18 चौको 72 हो जाएगा। तो निशा को लगने वाला समय क्या हो जाएगा, 18 घंटे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसप 9 और दोनों संख्याओं का गुणनफल 8100 है। संख्याओं के ऐसे कितने युग्म दी गई शर्त को संतुष्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि दोनों संख्याएं x और y हैं, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, और अगर HCF इसका 9 है, तो मैं पहली संख्या को 9x मान लेता हूं, दूसरी संख्या को 9y मान लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जो x और y की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, को प्राइम नंबर, यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर आपका नहीं होगा। तो अगर पहली संख्या 9x है, दूसरी संख्या 9y है, क्वेश्चन में दिया कि दोनों का गुणनफल कितना है, तो 8100 है। तो लिख लीजिए, तो 9x इंटू 9y, इसका गुणनफल किसके बराबर है, तो 8100 के बराबर है। तो लिख लेता हूँ मैं, यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितनी बार चला जाएगा, 100 बार चला जाएगा, यानी कि x और y का क्या हो जाएगा, गुणनफल 100 के बराबर हो जाएगा। अब 100 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पे 100 आए, लेकिन x और y के बीच में एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, 1 और 100 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, तो 2 और 100 में कॉमन है, लिख देता हूँ जितनी पॉसिबिलिटी होती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 और 50 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तो 4 और कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 20 2500 हो जाएगा। उसके बाद से 10 में 10 का गुणा करूँगा तो ये 100 के बराबर होगा, और तो होगा नहीं, बाकी इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x और y दोनों के बीच में एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक पेयर बन रहा है, क्योंकि इनमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन दिख रहा है। 25 और 4 ये भी दूसरा पेयर बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बाकी ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 5 कॉमन आपका दिख रहा है, इसमें 10 कॉमन दिख रहा है। तो इस तरह के कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो 2 पेयर पॉसिबल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया कि मैंने 9x और 9y क्यों माना है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या आपकी मान लीजिए कि 12 है और मान लीजिए 16 है। ठीक है, तो अगर मैं इसका HCF अगर निकालता हूँ तो HCF इसका कितना हो जाएगा, तो 4 इसका HCF हो जाएगा। तो मैं इस 12 को क्या लिख सकता हूँ, तो 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और इस 16 को क्या लिख सकता हूँ, तो 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। यानी कि जो भी आपका HCF है उससे गुणा करके मैं संख्या को लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जो भी HCF के बाद वाली वैल्यू आई है वो दोनों को प्राइम नंबर है, यानी इनके बीच में एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यही वजह थी कि मैंने क्या लिया है, संख्या को 9x और 9y माना है इस HCF की वजह से, जिससे आपको दोनों वैल्यू x और y की फाइंड करने में आसानी हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप P किसी टैंक के 3/7 भाग को 12 घंटे में भर सकता है। तो अगर 3/7 भाग को 12 घंटे में भर रहा है तो टोटल भाग भरने में कितना लगेगा, तो 3 चौको 12 7 चौको 28, यानी कि P टोटल भाग 28 घंटे में भर देगा। Q उसी टैंक के 5/6 भाग को 10 घंटे में, तो टोटल भाग कितने में, तो 5 दूना के 10, 6 दूना के 12 घंटे लगेंगे। P और Q दोनों 2 घंटे के लिए चालू रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप R को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 5 घंटे में खाली कर देता है। तो अगर तीनों को खाली टैंक में अगर एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से इन दोनों की इफिशियंसी में निकाल दूंगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 7 चौको 28 हो जाएगा, यानी कि 7 इंटू 4 हो जाएगा। इस 12 में एक 3 दिख रहा है, तो 3 ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 28 से करूँगा तो ये 3 बार चला जाएगा, और 12 से करूँगा तो 7 बार चला जाएगा। तो P की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, Q की कितनी हो जाएगी 7, तो दोनों की एक साथ कितनी हो जाएगी, तो 7 3 10 हो जाएगी।
इस 10 एफिशिएंसी से इन्होंने 2 घंटे तक कार्य किया, तो इतना कार्य इन्होंने कर दिया होगा। और इसी कार्य को 5 घंटे में जो आर है वो खाली कर देता है, तो 5 से अगर मैं भाग कर दूं तो यहाँ से आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 5 दूना के 10 यानी कि 2 दूना के 4, यानी आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, चूंकि खाली कर रहा है तो इसलिए माइनस में होगी। तो इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो P प्लस क्यू प्लस आर, इनकी एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 7 3 10, 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, इनकी एक साथ एफिशिएंसी हो जाएगी। और इस 6 एफिशिएंसी से इस टोटल क्षमता को भरने में कितना समय लगेगा, तो 6 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 घंटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार के 5 सदस्यों का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा यदि उस परिवार के व्यक्तियों का वजन आपको दिया गया है। तो सिंपल सा इन पांचों को जोड़ के 5 से भाग कर दीजिए। 35 में 5, 5 10, 6 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 को 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 5, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 4 25 हो जाएगा, यानी कि 255, और 5 से भाग कर दूंगा तो यह औसत हो जाएगा। तो 5 5 25, 5 1 में 5, यानी कि 51 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, तो सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा 18 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भाग करना है किससे 13 से, तो डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 66 माइनस 74 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से इसको अगर मैं घटा देता हूँ, साइड में घटा दे रहा हूँ, तो 4 और 4 8 हो जाएगा माइनस का। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसे 13 का 8 में गुणा करूँगा तो 13 8 104 हो जाएगा, यानी कि 18 इंटू 27 हो जाएगा, माइनस 104 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन पे देखूँ तो सभी ऑप्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके लास्ट डिजिट क्या है, अलग अलग है, तो आप लास्ट डिजिट सिर्फ निकाल दीजिए, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए, और लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 75 का 65% 15 के 4/5 से कितना अधिक है। तो 15 का 4/5 कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 75 का 65% कितना हो जाएगा, तो 75 इंटू 65 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 25 3 75, 25 को 100 हो जाएगा। 65 में 3 का गुणा करूँगा तो 5 3 15 हो जाएगा, 6 3 18 1 19 हो जाएगा, 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 4 16 हो जाएगा, 3 35, 8 12 32, 3 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 20, 4 5 20 हो जाएगा। अब देख लीजिए 48.75 इस 12 से कितना अधिक है, तो सिंपल सा 48.75, इसमें से मैं क्या करूँगा 12 घटा दूंगा, तो लास्ट में 7 5 तो आएगा ही आएगा, 48 में से 12 घटाऊंगा तो 36 हो जाएगा, तो 36.75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, इस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 1200 उसका अंकित मूल्य है, 20% की छूट देने के बाद से 80% बचेगा, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 हो जाएगी, 10% की छूट देगा तो 9/10 बचेगा। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करूँगा तो 5 दूना के 10, 2 20, 5 को 20 हो जाएगा, तो गुणा कर लेता हूँ तो 24 इंटू 4 इंटू 9 हो जाएगा, गुणा करूँगा तो 4 4 16 यानी कि 6 हो जाएगा, और 9 में 6 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 54 यानी कि 4 आना चाहिए, और लास्ट में 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विहान को 15 घंटे में 861 किलोमीटर दूर बेंगलोर पहुंचना है। 8 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल 37 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगले 136 किलोमीटर के लिए उसकी चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 15 घंटे के निर्धारित समय में बेंगलोर पहुंचने के लिए अब उसकी चाल क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए टोटल जो दूरी है वो कितना है, तो 861 टोटल दूरी है। ठीक है, 8 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल कितनी है, तो 37 है, तो 37 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 8 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 8 7 56, 5 हो जाएगा, 8 3 24, और 5 कितना हो जाएगा 29, यानी कि 296 दूरी ये तय कर लिया है, समय 8 लग चुका है। 136 किलोमीटर की दूरी यानी कि 136 किलोमीटर और चल दे रहा है, तो अब कितनी दूरी हो जाएगी, तो 6 6 12 को 2 हो जाएगी, 9 3 12, 13 को 3 हो जाएगा,
2 1 3 और 1 4, यानी कि 432 किलोमीटर दूरी तय हो चुका है। और समय कितना लग चुका है, तो अगर 34 से 136 में भाग करूँ तो यहाँ पे कितना समय लग रहा है, तो 4 चौको 16 यानी कि 4 घंटे लग रहा है। तो 8 4 12, टोटल 12 घंटे लग चुके हैं। और दूरी कितनी तय हो चुकी है, तो 432 दूरी तय हो चुकी है। तो बची हुई दूरी कितनी होगी, तो टोटल दूरी में से मैं घटा देता हूँ, तो 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 429 किलोमीटर दूरी बची है। और समय कितना बचा है, तो टोटल समय 15 घंटे है। 12 ये घंटे यूज हो चुका है, तो 3 घंटे बचे हैं, तो 3 से भाग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 एकम में 3 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 तिया 9, यानी कि 143 किलोमीटर प्रति घंटा अब उसकी स्पीड होनी चाहिए, अगर उस दूरी को 15 घंटे में ही तय करना है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 650 है, तो दोनों प्राकृतिक संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने हमेशा बताया कि आप ऑप्शन से करिए। तो अगर मैं मान लेता हूं कि पहला वाला ऑप्शन है, यानी कि 31 अगर बड़ी संख्या है, तो इसके क्रमागत छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। गुणा करूंगा तो 3 3 9, ये तो 900 से ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। ये 43 आपका 31 से बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। 29 को मैं देख लेता हूँ, तो 29 अगर बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। गुणा करेंगे तो 8 9 72, लास्ट में 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो लास्ट में 0 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 है, एक दुकानदार इस पर 25% की छूट प्रदान करता है, तो छूट के बाद शर्ट का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसका अंकित मूल्य 800 है, 25% की छूट देगा, तो बचेगा कितना, 75%, यानी कि 3/4। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 200 में 3 का गुणा करेंगे तो 600 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 340 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो 340 के बराबर है। तो यहाँ से साइड निकाल दूंगा, तो 4 8 बार 32 हो जाएगा, 2 20, 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 85। आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, तो 85 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर ऑप्शन पे देखें तो सभी ऑप्शन के लास्ट डिजिट अलग हैं, तो यहाँ पे 5 है, स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 आना ही चाहिए, तो 5 लास्ट में ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन पे देखें तो सभी ऑप्शन में जो वैल्यू है वो क्या है, साइन और कॉस में है, तो इसको भी साइन और कॉस में बदल देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा कॉस हो जाएगा 1/, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो tan को साइन अपॉन कॉस कर देंगे, तो कॉस माइनस, इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको मैं लिख देता हूँ, तो प्लस 1/, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, साइन ए हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, साइन माइनस कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ऊपर ये चला जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस ए, और माइनस कितना हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए चूंकि ये हर में कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, तो बस इसकी जगह पे माइनस आप ले लेंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन माइनस का हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब ये सेम चीज़ नीचे आ गई, तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में नीचे वाली वैल्यू आएगी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, तो कॉस ए आएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा। बस यही बचेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो बस सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए 3 दूना के 6x स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस का 3 × 15 हो जाएगा, माइनस का 4 दूना के 8x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो ये 16 में से 15 घट जाएगा, तो 1 बचेगा,
ठीक है। अब ये जब एक उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, तो माइनस का 8x बचेगा और उधर 19 बचेगा। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूं तो माइनस का 19/8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या ये आपको दी गई है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो इसके लास्ट में 9 है, तो ये 2 से तो विभाजित नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। ठीक है। अब उसके बाद से 3 जो है छोटी वैल्यू, तो 3 से मैं चेक कर लेता हूँ। तो 3 से विभाजितता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 3 से विभाजित हो जाएगा, 9 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 399 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, और 1 2 और ये 3 ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर ये 3 से विभाजित नहीं होता तो फिर मैं 7 से चेक करता, फिर उसके बाद से मैं 13 से चेक करता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 36 प्राप्त होता है। यदि पिता की आयु का 2.5 गुना उसके पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योग 72 वर्ष हो जाता है। तो पिता की आयु वर्षों में कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस उसको सॉल्व कर दीजिए। तो अगर पिता की अगर वर्तमान आयु का अगर मैं x मानता हूँ और बेटे की वर्तमान आयु का अगर मैं y मानता हूँ, तो इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 36 के। दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर पिता का 2.5 गुना अगर उसके पुत्र में जोड़ दिया जाए, यानी कि y में अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होता है, तो ये 72 होता है। तो पिता की आयु पूछ रहा है, तो बेटे की आयु को मैं यहाँ से क्या करूँगा, एलिमिनेट कर दूंगा। तो 2 से गुणा कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 5x और प्लस 2y ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 दूने के 4 हो जाएगा और 7 दूना के 14 यानी कि 144 के बराबर हो जाएगा। अब बस क्या करिए कि इसमें से इसको क्या करिए, घटा दीजिए। तो 5x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। 144 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, और 13 में से 3 जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमन और पवन ने मिलकर एक व्यवसाय में 76,500 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 20,000 के कुल लाभ में पवन का हिस्सा 4,800 था, तो उनके निवेशों में कितना अंतर था। तो जो भी लाभ में हिस्सा मिलेगा उसी अनुपात में उन्होंने पैसा निवेश किया होगा। तो अगर सिंप्लीफाई करने के लिए, चूंकि हमें अनुपात निकालना है, तो इसको मैं और सिंपल कर देता हूँ। देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर 200 टोटल लाभ है तो उसमें 48 जो मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, तो पवन को मिल रहा है। इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो 4 साइड कट कर लूँ तो 4 पचे 20, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो टोटल लाभ अगर 50 है तो 12 पवन को मिल रहा है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 2 से कट करूँगा तो ये हो जाएगा 25 बार चला जाएगा, और ये कितनी बार चला जाएगा, तो 6 बार। तो टोटल अगर लाभ 25 है तो उसमें से 6 जो है वो पवन को मिल रहा है। तो अमन को कितना मिल रहा होगा, तो अमन को मिल रहा होगा तो 19 और 6 25 यानी 19 हो जाएगा। तो इनके निवेश का अनुपात क्या है, यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो 19 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो अगर दोनों को जोड़ देता हूँ तो 19 और 6 25, इसी 25 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 76,500 दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, तो उनके निवेशों का अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। तो अगर मैं घटा देता हूँ तो 13 और 6 19, इसी 13 की वैल्यू आपको बतानी है, तो बस निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 25 3 75 हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी कि 3060 हो जाएगा। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3060, इसमें क्या करिए 13 का गुणा कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखें तो लास्ट में 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 13 छक्के 78 हो जाएगा, और 13 3 39 हो जाएगा, और यही एग्जैक्ट वैल्यू आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 8/13 पर बेचने पर रमेश को 20% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अगर मैं वास्तविक विक्रय मूल्य अगर 13 में मानता हूँ, तो अगर 8 पे बेचता है तो 20% की हानि होती है। 20% की हानि होने का मतलब क्या है, तो 80% की वैल्यू ये बराबर है इसके। आगे कह रहा है कि यदि इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% में बेचता है, यानी कि अगर इसके 85% पे, यानी कि 13 × 85 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
अगर इस पे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अगर ये 8 की वैल्यू अगर 80 है तो कितने गुना है, तो ये 10 गुना है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका 10 गुना मैं कर दूंगा। तो देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा, 13 में 85 का गुणा करूंगा तो 13 पचे 65 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 13 8 104 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। भाग दूंगा 10 से तो एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा, तो 110.5। तो ये 100 से कितना अधिक है, तो 10.5 अधिक है। तो इतने ही परसेंट का क्या होगा, उसको लाभ प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसप और लसप 51 और 306 है। यदि उनमें से एक संख्या 102 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो फार्मूले पर रख दीजिए। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसप गुणे मसप हो जाएगा। तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए 51 दूना के 102 होता है, 2 से भाग करूंगा तो ये 15 दूना के 30, 2 3 6, यानी कि 153 क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो 22/7 हो जाएगा इंटू r²। तो 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी यानी कि 7 हो जाएगी। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 इंटू 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 5 11 को 1 हो जाएगा, 5 और 1 6, यानी कि 616 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलग्न है जिसमें BC AD के समांतर है, AC CD के बराबर है, कोण ABC 17 अंश का है, कोण BAC 125 अंश का है, तो कोण ACD की माप कितनी होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं। आपको फिर से मैं चित्र से समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका AD है और ये B और C है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ से मैं अगर इसको मिला देता हूँ तो जो AC है वो CD के बराबर है, इस भुजा के बराबर है। कह रहा है कि कोण ABC 17 अंश का है, तो ABC यानी ये जो कोण है वो 17 अंश का है। BAC 125 अंश का है, तो BAC यानी ये जो कोण है 125 अंश का है। तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा, तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दूंगा। तो 125 में 17 अगर जोड़ूंगा तो 132 और 10 कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। 142 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 180 में से 142 अगर मैं घटा देता हूँ तो 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 38 अंश। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो अगर ये 38 अंश का है तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा, 38 अंश का हो जाएगा। अब इस बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में, तो अगर ये 38 अंश का है तो इसके सामने का ये कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, 38 अंश का हो जाएगा। आपसे कोण ACD यानी ये कोण आपसे पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए। तो 38 दूना के कितना हो जाएगा, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 1 7, 76 हो जाएगा। 180 में से अगर मैं 76 घटा देता हूँ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, तो 104 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नितिन ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ शार्पनर खरीदे, 20 रुपये प्रति शार्पनर की दर से उन्हें बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 180 रुपये प्रति दर्जन, तो एक वस्तु की कीमत यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो 12 से भाग कर दूंगा, तो 12 का में 12 हो जाएगा, 6 60, 12 5 60, यानी कि 15 का सामान खरीद के लाया है और 20 में बेच रहा है, तो 5 रुपये का लाभ उसको हो रहा है कितने पे, तो 15 पे। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 5 3 15 भाग देंगे 100 में 3 से, तो 33.33% क्या हो जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 20% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और उसने 2144 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने कराया है, लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अगर X है तो इसके 80% ने क्या किया, मतदान किया, तो 80/100 लोगों ने मतदान किया गया। डाले गए मतों में से 20% अवैध हो गए, तो बचे हुए कितने होंगे, तो 80% बचे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वैध मत हो जाएंगे। अब इसमें से 60% जो है वो विजयी उम्मीदवार पाता है, तो हारने वाला कितना पाएगा, 40%। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 20% के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसी का मैं 20% निकाल देता हूँ तो ये 2144 के बराबर हो जाएगा।
आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है तो बस सॉल्व कर लीजिए। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 20 से अगर मैं भाग करता हूँ तो 20 पचे 100 हो जाएगा। 8 से अगर भाग करता हूँ तो ये हो जाएगा 8 दूना के 16 हो जाएगा। 5 54 हो जाएगा। 8 छः के 48 हो जाएगा। 6 64 हो जाएगा। 8 बढ़ चला जाएगा। 4 से कट कर लेता हूँ तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। 4 छः के 24, 2 28, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 2 से कट कर लेता हूँ तो ये 50 बढ़ चला जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 5 इंटू 50 और इंटू कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। गुणा अगर करेंगे तो लास्ट में यहाँ पे जीरो तो है ही है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें जीरो तो आएगा ही आएगा। और ऑप्शन नंबर 1 में जीरो दिया है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3% प्रति माह की ब्याज दर से 1200 पर 7 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो राशि आपकी कितनी है, तो 1200 की राशि है, 7 महीने का आपका पूछ रहा है, 3% प्रति माह ब्याज है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 7 या 21, 21 में 12 का गुणा करेंगे तो 252 ही होगा, क्योंकि बाकी वैल्यू तो बहुत छोटी है तो ये तो होगा ही नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या जो कि आपको दी गई है 11 से विभाज्य है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच में संभावित सही संबंध दे सकता है। तो पहले मैं संख्या लिख दे रहा हूँ। तो n65m04 है। तो सम स्थान के अंकों का योग मैं निकाल देता हूँ और विषम स्थान के अंकों का योग निकाल देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा n और प्लस 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 6 और 4 10, यानी कि m प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से m माइनस अगर n निकालता हूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, तो -5 के बराबर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 616 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच में 5:12:11 के अनुपात में बांटा जाता है। बंटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। तो अगर इसी के अनुपात में उनको मिलता है तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, सबसे छोटा 5 हो जाएगा। अंतर अगर मैं इसका निकालूं तो 7, इसी 7 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अगर इन सबको जोड़ देता हूं मैं तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 और 5 17 हो जाएगा। 17 का 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 की वैल्यू कितना दिया है, तो 616 दिया है। 7 की वैल्यू पूछ रहा है तो 4 से भाग कर दीजिए। तो 7 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो 4 एकम में 4, 2 21 हो जाएगा, 4 पचे 20, 1 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी कि 154 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 17 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकता है, और दोनों ने मिलकर 6 दिनों तक कार्य किया, तो कितना कार्य शेष बचा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 19 × 17 हो जाएगा। यहाँ से ए की एफिशिएंसी 19 आ जाएगी, बी की कितनी आ जाएगी 17। दोनों को एक साथ अगर जोड़ दूंगा तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 9 7 16 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों की एक साथ एफिशिएंसी 36 हो जाएगी। इसके हिसाब से इन्होंने 6 दिन तक कार्य किया, तो टोटल कितना कार्य इन्होंने कर दिया हो गया, तो 6 में 6 गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 6 3 18, 18 और 3 21, यानी कि 216 कार्य इन्होंने कर दिया है। टोटल कार्य इतना है, तो बचा कार्य कितना हो जाएगा, तो लास्ट डिजिट्स अगर मैं चेक करूं तो 9 7 63, यानी कि 3 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। तो घटाऊंगा तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 आएगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। और ऊपर में 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नीचे वाली वैल्यू मैं देख रहा हूँ कि सब में 323 है, 323 है, तो 323 तो होगा ही होगा। बस क्या करूँगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 19 में 17 का आप गुणा करिए एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए, फिर 216 घटा दीजिए, तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 19 अगस्त 2025 को सेकंड शिफ्ट में, इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।